नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 5 बड़ी खबरों में आपको पहली खबर दिखाएंगे पश्चिम बंगाल से, जहां ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें अब तक 15 की मौत हो चुकी है, 60 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर आपको ऐतिहासिक चुनाव रेल ब्रिज की बताएंगे, जहां कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचने की ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। और तीसरी बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी बताएंगे, जहां चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट खाली कर सकते हैं। चौथी बड़ी खबर आपको बिहार के रुपौली विधानसभा से जुड़ी बताएंगे, जहां इस बार उपचुनाव रुपौली विधानसभा में होना है और काफी रोचक उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से जुड़ी है, जहां इस मामले में सियासत लगातार गर्माती जा रही है और वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई और इस एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इसकी जानकारी देते हुए दार्जिलिंग एडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस यहां खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के आगे के इंजन में गैस कटर लगेगा। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्थिति अभी थोड़ी गंभीर है। इस हादसे में 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है और यहां मदरसा में एक कैंप भी बनाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, बचाव अभियान युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी, ममता बनर्जी और रेल मंत्री ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने मुआवजे की भी घोषणा की है और रेल दुर्घटना में मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और पहुंचकर पूरे व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे, क्योंकि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, देखिए, दुखद रेल हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ है और जिस तरीके से लगातार मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है स्थिति को लेकर और किस तरीके से पूरा रेस्क्यू चलाया जा रहा है? हाँ, अभिषेक, बात करें जिस जो दुखद हादसा रेलवे का हुआ है, जिसको लेकर कंचनजंगा एक्सप्रेस जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रेलवे पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर रेलवे विभाग की अगर बात करें या रेल मंत्री जी की बात करें, तो उन्होंने फिलहाल वहां का जायजा लिया है और फिलहाल जो उस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु होने की जो है जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा 25 से 30 लोग जो है वो लगभग घायल है। घायलों के लिए फिलहाल राहत कैंप लगा दिया गया है। जिस तरह दुर्घटना बताई जा रही है, दुर्घटना में जिस तरह 5 पीछे से मालगाड़ी ने जो टक्कर मारी है, उसको कहीं ना कहीं लेकर सवाल खड़ा हो गया। मालगाड़ी चालक जो था उसने कहीं ना कहीं सिग्नल को अनदेखा किया है और जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में बात करें घायलों की, तो फिलहाल अभी 5 लोगों की जो है मौत की जानकारी फिलहाल मिल रही है। जिनकी जो मृत्यु है उनकी 5 लोगों की जानकारी मिली है। फिलहाल 25 से 30 जो है वो घायल है। और सरकार की बात करें तो रेलवे विभाग या रेल मंत्रालय की तरफ से फिलहाल जो 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी जो हादसा है वो दुर्घटनापूर्ण है और उसको लेकर काफी चिंताजनक ये मामला है, क्योंकि रेलवे पर पहले भी जिस तरह के लापरवाही के सवाल लगातार खड़े हो रहे थे और आखिर उसके बाद फिर ये हादसा एक बड़ा सवाल है रेलवे के लिए। निश्चित तौर पर, लेकिन लगातार ऐसे हादसे हुए हैं और तमाम सैकड़ों लोगों की इससे मौत हुई है। अब तमाम तरीके से सवाल हो रहे हैं, क्या ड्राइवर की लापरवाही, जो पायलट था उसकी लापरवाही देखी गई है, या फिर कहीं ना कहीं बारिश जो तेज हो रही थी वो बड़ी वजह बताई जा रही है? वजहों की तलाश जरूर होगी, लेकिन क्या चर्चा आप देख रहे हैं इरफान? हाँ अभिषेक, बात करें फिलहाल तो ये जो पायलट की लापरवाही बताई जा रही है, सिग्नल को अनदेखा करने की ज्यादातर जानकारी आ रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पायलट पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी और रेलवे ने जिस तरह आदेश दिए हैं पूरे मामले की जांच को लेकर, और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था है, राहत कार्य जारी है। देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई रेलवे विभाग करेगा। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि देखना यह भी होगा, लगातार जो व्यवस्थाएं की जा रही है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है, सभी लोग सुरक्षित रहे, उनका इलाज किया जा रहा है, उनको लेकर भी क्या तस्वीर नजर आगे आएगी, फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। मृतकों की संख्या 15 पर पहुंच गई है, 60 घायल है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचने का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। रविवार को
संगलदान रियासी ट्रैक के परीक्षण के लिए इंजन चलाया गया और रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है और इससे ट्रैक पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना साल के अंत तक पूरी हो जाएगी और 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल संगलदान खंड सहित USBRL परियोजना का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। 118 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बारामूला खंड को कवर करने वाली परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2009 में किया गया था। रेलवे अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का व्यापक निरीक्षण किया है। उत्तर रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल कर ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जो रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच में बना हुआ है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार है, ट्रायल शुरू हो गया है, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको पहले ये शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने ईद की शुभकामनाएं दी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वादी कश्मीर तक पहुंचने का ख्वाब मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है। ये अंजुमन संगलदान रियासी ट्रैक की जांच के लिए इतवार के रोज चलाया गया था। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि इस ट्रैक पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। USBRL के प्रोजेक्ट जिसमें 48.1 किलोमीटर तौर पर बानीहल संगलदान सेक्शन शामिल है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसका इब्तिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को किया था। अक्टूबर 2009 में 118 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बारामूला रेल सेक्शन के पहले मरहले का इब्तिदा किया था। रेलवे के अहदेदारों ने जम्मू कश्मीर के दरियाई चिनाब पर नए तामीर शुदा आलमी पुल पर दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का इब्तिदा किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुल में नरेंद्र मोदी ने 2024 को इफ्तिताह किया था। जी निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तरीके से जो पूरी अंतिम प्रक्रिया है और ट्रायल किया जा रहा है, देखना महत्वपूर्ण होगा आगे किस तरीके से लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी और क्योंकि यहाँ पर दृश्य भी नजर आएगा और दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी सौगात यहाँ पर और अंतिम प्रक्रिया लगभग चालू है और ट्रेन का ट्रायल किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में बना है। और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीटों से जीत हासिल की है। नियमानुसार राहुल केवल एक ही सीट पर सांसद रह सकते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल दोनों में से कौन सी सीट खाली करेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल वायनाड सीट खाली कर सकते हैं। ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया है। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद या राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता है और ना ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101(1) के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन के भीतर एक सीट से सांसदी छोड़नी होती है। अगर वे चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं देता तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। तनु, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 सीटों से विजयी हुए, वायनाड की जो कि केरल की सीट है और यहां पर जिस तरीके से रायबरेली में विजय हुए, तो फिलहाल अब चर्चा है कि वो वायनाड की सीट को छोड़ सकते हैं। क्या कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है? क्या बैठक कोई हुई है या फिर कांग्रेस के भीतर की कोई खबर निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने वायनाड से और रायबरेली दोनों जगह से बहुत अच्छी खासी जीत दर्ज करी है, लेकिन नियम ये कहता है कि वो एक ही सीट से जो है वो सांसद रह सकते हैं। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो वो खबर है वो ये है कि वायनाड से वो वायनाड जो सीट है वो छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो राहुल के ऑफिस जो है उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया है और पूरा प्रोसीजर जानने के लिए उन्होंने संपर्क किया है कि आखिर क्या प्रोसीजर है। और जो खबर ये मिल रही है, अभी तक उन्होंने
इस्तीफा भी नहीं दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भी नहीं सौंपा है। और जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है और कांग्रेस के सूत्रों से जो एक खबर है वो यही है कि एक देखिए कल तक उनके पास समय है, 18 जून कल है और कल तक का उनके पास समय है और वो वायनाड सीट जो है वो छोड़ सकते हैं। इसको लेकर अनऑफिशियल जो मीटिंग है ऋषभ वो भी लगातार जो है वो हो रही है और एक बैठक आज जो है वो शाम को भी होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और आर्टिकल 240 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई सदस्य लोकसभा से या फिर किसी भी सीट से जो है वो इस्तीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को अपने हाथ से जो है वो पत्र लिखकर देना होगा और अपनी इच्छा से अगर वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो अपने हाथ से वो लिख के देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डाक के जरिए किसी और व्यक्ति के जरिए पहुंचेगा और उस पर इफ एंड बट होगा तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। तो तमाम चर्चाएं जो है इसको लेकर जारी है और वही कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं आज शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि वो कौन सी सीट जो है वो छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि नियम भी यही कहता है कि वो एक सीट से जो है वो सांसद रह सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए इससे पहले चुनाव के दौरान भी तमाम तरीके से सियासत भी गरमाई थी। विपक्ष यानी जो बीजेपी है तमाम तरीके से आरोप लगाए गए थे कि वायनाड से भी भागकर राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, सेफ सीट है इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि डाउट है कि वायनाड से ना हार जाएं। लेकिन दोनों ही सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत दोनों सीटों पर जीते हैं। लेकिन अगर वायनाड छोड़ते हैं तो किसके क्या सियासी मायने होते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत है कि वायनाड वो छोड़ सकते हैं और क्या आगे बीजेपी को एक और मौका मिलेगा, सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है? जी ऋषभ, आप एकदम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आवाज सुन पा रही है तनु? जी 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 बिल्कुल। देखिए सियासी वार पलटवार भी देखने को जमकर मिला था क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अगर वायनाड सीट की जो छोड़ने की चर्चा है राहुल गांधी की, अगर वायनाड छोड़ते हैं तो क्या इस पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी लगातार हमलावर रही थी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर थी तो अगर वो वायनाड सीट जो है वो छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो विरोध देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इस मुद्दे का जो है वो भुनाने की कोशिश की जाएगी। इस मुद्दे पर जो है मुझे भी ये लगता है कि जिस तरीके से पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो एक बार फिर से तस्वीर सामने आएगी। निश्चित तौर पर देखिए देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा है कि वायनाड सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कल तक का समय है तो क्या कुछ फैसला कांग्रेस करेगी, क्या कुछ राहुल गांधी का आगे सोचना होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर एनडीए बना महागठबंधन का शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। दलीय प्रतिद्वंदिता के बीच, निर्दलीयों की चुनौती के बीच इस बार रुपौली विधानसभा का उपचुनाव काफी रोचक हो रहा है। हालांकि एनडीए की तरफ से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का नाम आगे पर पहली चाल चल दी है और महागठबंधन नेतृत्व यहां से सीपीआई के उम्मीदवार को एनडीए के विरुद्ध उतारने जा रहा है, पर अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया गया। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यह कहकर महागठबंधन की धड़कन बढ़ा दी है, रुपौली से कांग्रेस उम्मीदवार दें। ज्ञात हो कि पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने इस बार जीत हासिल की है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा के चुनाव में रुपौली विधानसभा में बढ़त नहीं बना पाए। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस पार्टी को यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, यह संभव नहीं दिख रहा है। लालू यादव के खिलाफ कांग्रेस जाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगले महीने की 10 तारीख को रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर अब लगातार चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से विरुचित धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार रुपौली विधानसभा चुनाव जो होना है, उपचुनाव होना है रुपौली विधानसभा का, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की चर्चा भी की जा रही है। पप्पू यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस से उम्मीदवार उतारा जाए। फिलहाल क्या चर्चा है, किस तरीके से चर्चाओं का बाजार देखने को मिल रहा है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो उपचुनाव है ये सीधे बतौर रूप से विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। जिस तरह से लोकसभा में दोनों पार्टियां अपनी अपने बल्लेबाजी की, और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन की ओर से जो जितनी अच्छी फील्डिंग हुई है लोकसभा चुनाव में, और उस नजरिया को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से यह सीट उनके दावेदारी नहीं बल्कि जीतना हर हाल में जरूरी है। एनडीए की ओर से अभी भी वो भी शक्ति प्रदर्शन करने की जुगाड़ में, हालांकि किसी के प्रत्याशियों का अभी तक नाम चयन नहीं हुआ है, बावजूद भी जिस तरह से पप्पू यादव सांसद की एंट्री हो गई है ये रोचक हो गया है। कहीं न कहीं ये सारी सिस्टम को एक अलग करके रख रहा है, क्योंकि शीर्ष स्तर से चुनाव जीतने के बाद शीर्ष स्तरीय नेता दिल्ली में जाके उन्हें शुभकामना देना, मिलना जुलना, कांग्रेस
के शीर्ष स्तर के नेता से पप्पू यादव जो मिलना जुलना, ये कहीं न कहीं कुछ बताता है, इंडिकेट करता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हो तो ये कहते एक नया समीकरण और नया विवाद पैदा कर दिया एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि इंडिया गठबंधन ऐसी गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती करना वो बहुत बड़ा जोखिम होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह से ये चर्चा है और सत्ता की गलियारों में चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात हो सकती है। बावजूद भी सांसद पप्पू यादव अपना कमान संभाले हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे अनुसार कोई पार्टी की चयन होती है तो मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि वो वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान स्थिति में वो वहां के सांसद है। तो ये देखना है कि नामों को चयन होने के बाद किसकी कहाँ होती है सेटिंग और कौन किसको मदद करता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल अभी चर्चाएं बाजार गर्म है और सबसे बड़ी बात है कि नामों का घोषणा नहीं हुआ, नामों का चयन नहीं हुआ है। यही कारण है कि थोड़ी सी भ्रामक स्थिति बनी हुई। जब नामों का चयन होगा, नामों का चयन होने के बाद परिस्थिति और अनुकूल और बदल सकती है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसमें कद्दावर नेता एनडीए या महागठबंधन वहां प्रत्याशी का नाम का चर्चा कर दे तो फिर और मामला और पेचीदा हो सकता है। और उसमें तो सबसे बड़ी पेचीदा पप्पू यादव की ओर से है। अगर ये कांग्रेस की मांग कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से और जाहिर सी बात है कि यह मामला और बिगड़ जाएगा अगर पप्पू यादव की एंट्री रही तो। जी हाँ बिल्कुल, देखिए काफी मुकाबला दिलचस्प हो चला है। जिस तरीके से महागठबंधन में अगर कांग्रेस की बात पप्पू यादव कह रहे हैं तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो चर्चा है कि लालू की पार्टी आरजेडी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कि उसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरी बात, जिस तरीके से जेडीयू भी आगे आई है, जेडीयू ने कहीं ना कहीं अपना दावा किया है, तो क्या एनडीए में बीजेपी और उनमें सहमति के तौर पर ही जेडीयू आगे आई है या वहां पर भी कोई दांवपेच देखने को मिल सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों एनडीए जो इस तरह से अपने आपस में सामंजस्य बना लिया, क्योंकि लोकसभा एक बड़ी पार्टी में एक बड़ा चुनाव था, उस आम चुनाव में ये लोग आपस में सामंजस्य बना के जिस तरह से मैदान में उतरा तो निसंदेह कहीं उसमें गुंजाइश नहीं दिखती है अब ये वर्तमान स्थिति में। हालांकि अगर दोनों की स्थिति और अनुकूल हो जाए, हो सकता है कि बीजेपी की ओर से डिमांड हो जाए कि नहीं मेरा उम्मीदवार हो और जेडीयू की तरफ से हो मेरा उम्मीदवार हो, तो यहाँ कुछ परिस्थितियां बदल सकती है। लेकिन बहरहाल नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि एकजुटता सबसे बड़ी चीज है और इसकी खामियाजा कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है एनडीए को। और एनडीए ऐसा नहीं चाहे कि दोबारा किसी प्रकार का नुकसान हो और पार्टी सहित जनता का आम उसका कार्यकर्ता का मनोबल गिरा रहे। यही कारण है कि वैसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन चाहेगा कि वो सीट हासिल करे, क्योंकि वो चुनाव 2025 के विधानसभा के लिए सबसे बड़ी चीज होगी। अगर ये जीत इंडिया गठबंधन की होती है तो निश्चित रूप से आने वाला समय विधानसभा चुनाव हर हाल में प्रभावित होगा। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन जिस तरीके से रुपौली में जो दिलचस्प चुनाव हुआ है, कोई ऐसे नामों पर चर्चा है, कोई बड़े नाम यहाँ के हैं जो कहीं चर्चा में रहे हो कि इनके नाम पर मोहर लग सकती है, चाहे एनडीए से हो या फिर महागठबंधन का जिक्र करें? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की ओर से गठबंधन ये मंथन जारी है, ये सीटों की चर्चा अभी आरंभ हो गई है कि इसको उतारा जाए, लेकिन अभी फिलहाल नामों की चर्चा वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि डिस्क्लोज कर दें तो इसकी खामियाजा तुरंत भुगताना पड़े, तो इसलिए तो वो भी एनडीए भी फूक पर इस चुनाव को फूक पर चल रही है ताकि ये सीट उनका हो जाए और उनका नहीं बल्कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, ताकि लोग विधानसभा चुनाव में और वो अपना बेहतर और अच्छा प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए पिछली बार की तुलना में एनडीए अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाया, उतना बेहतरीन नहीं कर पाया। हालांकि ज्यादातर सीटें एनडीए ने ही जीती, लेकिन अगर एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस पर क्या कुछ संदेश निकलकर सामने आएगा? रुपौली से अगर एनडीए जीतती है या फिर महागठबंधन जीतता है तो क्या कुछ संदेश निकलकर सामने आएगा कि चुनाव के बाद, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना कि जनता क्या कुछ संदेश देना चाह रही है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि 2025 विधानसभा ये चुनाव को अपरोक्ष रूप से देखा जाएगा। ये सीट उपचुनाव है, ये मान रहा हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति में 2025 का विधानसभा का चुनाव ये प्रभावित करेगा। यही कारण है कि दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष में दोनों पार्टियां अपना दाव जो है अभी ओपन नहीं किया है और एक दूसरे को देख रहा है कि कौन किसका उम्मीदवार किसके ओर से है, और एक दूसरे को पता भी करने के लिए वो डोरा डाल रहा है कि भाई उस पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। तो ये सब तमाम परिस्थितियां अभी वर्तमान में चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन इस तरह का कोई
बहुत बड़ा फेरबदल आपस में कर दे ताकि उसका नुकसान हो जाए, खुद वो निश्चित तौर पर देखिए वो- मुकाबला दिलचस्प हो चला है, क्योंकि क्या कुछ तस्वीर आगे रूप से नजर आएगी देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। कल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बलौदा बाजार की हिंसक वारदात को लेकर कांग्रेस पर सस्ती और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि इस मामले में हो रही जांच और गिरफ्तारियों पर कांग्रेस नेता एकाएक प्रलाप करके ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस अराजकता और हिंसा से कांग्रेस का कनेक्शन है। बलौदा बाजार की हिंसा शर्मनाक है। ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि षड्यंत्रकारियों ने सतनामी समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए इस कृत्य को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंजाम दिया है। अब इस मामले की सूक्ष्मता से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, बलौदा बाजार का हिंसा का जो मामला था लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, देश भर में चर्चा का विषय भी बना और अब तमाम तरीके से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस तमाम तरीके से इस तरह की राजनीति करती है, सियासत इस पूरे मामले पर लेकर कर रही है। क्या कुछ बीजेपी का कहना है और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? बलौदा बाजार में 10 दिन की जो घटना हुई उसके बाद वो बहुत भयानक घटना थी, जिससे सरकार से बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। बीजेपी ने जब विषय को संज्ञान में लिया तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता विधायक वहां पे उस सभा स्थल में बैठे हुए मिले थे। भाजपा ने उनके फोटोग्राफी जारी किए, उसमें देवेंद्र यादव, वहाँ की जो विधायक है कविता लहरे समेत अन्य जो कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पे उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ मौजूद थे। इस बात को भाजपा ने और उनके 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा आरोप लगाया था ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित घटनाक्रम, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, जो वहां पे जांच करने के लिए आज ही गई है। दयालदास बघेल, संग्राम वर्मा उस कमेटी के सदस्य हैं। प्रदेश बीजेपी के किरण सिंहदेव जी ने इस बात को कहा कि इस पूरे घटना को लेकर कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए लगातार तमाम तरीके से वार पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया गया है, सतनामी समाज काफी आक्रोशित हुआ। क्या कुछ अभी भी कोई राजनीतिक कहें कि तस्वीरें नजर आ रही है कि सियासी रूप से कोई फायदा नुकसान की राजनीति हो रही हो, या फिर सामान्य तौर पर एक प्रतिक्रिया क्रिया देखें कि जिससे राजनीतिक बयानबाजी दी जा रही है? समाज ने उस प्रदर्शन में पूरा किया, ये ऐसी बात नहीं। सतनामी समाज का वो कार्यक्रम वहाँ पर था, शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन करने के उन्होंने अनुमति लिया था जिला प्रशासन से, और उनमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। कलेक्टर कार्यालय को फूकना, एसपी कार्यालय फूकना ये सामान्य घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश में पहली बार इस तरीके की घटना है, जिसके बाद से लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया और एसपी और कलेक्टर का ट्रांसफर करने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को आरोप लगाया और वहां मौजूद जो फोटो थे, वहां से जो डॉक्यूमेंट निकले, ऑडियो बहुत सारे वहां से वॉइस क्लिपिंग भी सामने आई है, वीडियो कॉल भी सामने आया है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को दोषी ठहराया है और जो कुछ हद तक सच में प्रतीत होता है। निश्चित तौर पर देखिए सियासी रूप से तो ये मामला और भी तूल पकड़ रहा है, हालांकि लगातार चर्चा में बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बलौदा बाजार में लगातार भड़की हिंसा के बाद सियासत भी गरमाई है, वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो ये 5 बड़ी खबरें थी जहां पर सियासी रूप से भी पारा गरमाया हुआ है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल के रेल हादसे में हो चुकी है, 60 घायल बताए जा रहे हैं। और भी तमाम अन्य खबरें हमने आपसे साझा की। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।